माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में यूज़ कर रहा हूँ। एक्सेल एक्चुअली कैलकुलेशन पर्पस के लिए स्प्रेडशीट होती है। ये कॉलम और रोज़ में डिवाइड होती है। जैसे ए बी सी डी ये जितने भी हैं सारे के सारे कॉलम हैं, और यहाँ से 1 से लेकर रोज़ नीचे जा रही हैं। लास्ट रो 1,48,576 है, और यहाँ पे लास्ट कॉलम XFD है। तो काफ़ी कॉलम और रोज़ इसमें दी हुई हैं। एक्सेल जो भी काम करती है पर्टिकुलर सेल के बेसिस पर करती है। जैसे कि इस वक्त मैं बैठा हूँ B3 में, B कॉलम का नंबर हो गया और 3 रो का नंबर हो गया। यहाँ पे ये शो भी कर रहा है B3। अब ये सेल वैल्यू हो गई C10। इसी तरीके से ये सेल हो गया E13। तो जो कोई भी हम काम कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर सेल के अंदर, उस सेल को डिफाइन करके ये यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता है कि ये B3 है। इसमें हम अगर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो अभी ये जो टेक्स्ट है वो B3 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हालांकि ये भारद्वाज जो है पोर्शन हमें प्रिटेंड कर रहा है कि C के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन C के अंदर आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। वो पूरा जो भी वर्ड लिखा गया है वो B3 के अंदर लिखा गया है, C के अंदर कुछ नहीं लिखा है। अगर हमें इसे डिलीट करना है, भारद्वाज को डिलीट करना है, तो यहाँ पे C पे डिलीट मारने से कुछ नहीं होगा। हमको B पे जाके फिर भारद्वाज को सेलेक्ट करके डिलीट करना है, तब वो डिलीट होगा। क्योंकि ये एक स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज़ होती है। तो मैथमेटिकली पेमेंट शीट या कोई भी कैलकुलेशन हम इसमें यूज़ करते हैं। जैसे कि 2 है, एक सेल में हमने C4 में 2 लिख दिया और यहाँ पे 4 लिख दिया। अब हमें इस दोनों को प्लस करना है, तो प्लस का निशान बनाया, पहले वाले सेल पे गए, फिर दोबारा प्लस का निशान बनाया और दूसरे सेल पे गए। तो 2 + 2 = 6, 2 + 4 = 6। वो यहाँ पे E4 में आपका ये डिस्प्ले हो गया। और इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो +2 मल्टीप्लाई का साइन, दूसरे सेल पे गए, 4 × 2 8। और अगर मुझे डिवाइड करना है तो 4 ÷ 2 2। तो ये आप देख रहे हो वो सेल वैल्यू को यूज़ करके आप अपने कर्सर से मूवमेंट कर रहे हैं, और वो सेल वैल्यू को यूज़ करके अपने कैलकुलेशंस कर रहा है। MS वर्ड की तरह ही इसके अंदर भी होम मेन्यू में वही सारे के सारे लगभग सेम मेन्यू दिए हुए हैं। जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, ऑल बॉर्डर्स, हाईलाइट, कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टेबल बना देता हूँ। यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, फादर्स नेम लिख दिया, और यहाँ पे कैटेगरी लिख दिया, डेज, रेट, वेजेस। अब सीरियल नंबर में मैंने 1 लिखा, फिर उसके बाद 2 लिखा, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, और ये जो कोने में जो पॉइंट है इसे ड्रैग कर दिया, तो ये सीरीज़ अपने आप ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। तो हमें जो है पूरे नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नेम है, नेम में मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि भारद्वाज जो है ई वाले कॉलम में भी आधे से ज़्यादा आ रहा है। तो हमें इसकी कॉलम विड्थ एडजस्ट करनी है, तो डी और ई के बीच में जस्ट हमें यहाँ पे डबल क्लिक प्रेस करना है, और वो जो मैक्सिमम बड़ा जो सेल है उसके विड्थ के अकॉर्डिंगली इसको कर लेगा। अब यहाँ पे हमने लिखना था फादर्स नेम। अगेन ये भारद्वाज वापस जो है F कॉलम में भी जा रहा है, तो हमें E और F के बीच में डबल क्लिक करना है, तो अकॉर्डिंगली फादर्स नेम के हिसाब से अब
फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कैटेगरी। कैटेगरी में मैंने यहाँ पे यूएस के डाल दिया है, डेज डाल दिए हैं, यहाँ पे वेज रेट डाल दिया है। अब मुझे डेज को मल्टीप्लाई करना है वेज रेट में, तो मैं प्लस का साइन लूँगा डेज मल्टीप्लाइड का साइन वेज रेट, तो ये वेजेस आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हो प्लस G8 इंटू H8, यहाँ पे वेजेस आ गया। तो इसको बोल्ड करना है नेम को, तो यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ, इटैलिक या अंडरलाइन भी करना है तो अंडरलाइन कर सकता हूँ। और इसके मुझे बॉर्डर्स देने हैं, पूरे टेबल को बॉर्डर्स देना, तो पूरे टेबल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक भी टेबल है। वो सेलेक्ट करने के बाद मुझे इसमें ऑल बॉर्डर्स देना है, तो सारे के सारे उसमें ये बॉर्डर्स आ गए हैं इस वक्त, ठीक है। अच्छा, इसको अंडरलाइन हटाना है, बोल्ड हटाना है, इटैलिक हटाना है, तो दोबारा से हम इसे क्लिक कर देंगे। इतना पोर्शन मुझे, क्योंकि ये हेडिंग है, इसको हेडिंग को दूसरे कलर में देना है, तो कोई भी कलर मैं अपना चूज़ करके कलर दे सकता हूँ। क्योंकि ये हेडिंग है तो इसको मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। हेडिंग नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा अलग होना चाहिए, इसलिए से यहाँ पे बोल्ड कर दिया। अब ये जो फॉन्ट है हेडिंग का, इसका कलर भी अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इवन वाइट भी रख सकते हैं तो उसका। ये यहाँ पे मैंने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो है अलाइनमेंट आता है। अलाइनमेंट के लिए ये पूरे 6 पोर्शन दिए हुए हैं। ये कॉलम वाइज अलाइनमेंट के लिए, ये रो वाइज अलाइनमेंट के लिए। तो अगर मैं इस रो को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो आपने यहाँ पे देखा कि जो ये नाम है फादर्स नेम में, ये इस वक्त रो वाइज एकदम बॉटम अलाइन है। रो वाइज मिडिल अलाइन ऐसे होगा और रो वाइज टॉप अलाइन ऐसे होगा। और इसी चीज़ को अगर मैं कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, तो देखिए आप अभी ये यहाँ पे लेफ़्ट अलाइंड है, और इसे मैं मिडिल अलाइन करना चाहूँ कॉलम वाइज तो ये मिडिल अलाइन हुआ, और राइट अलाइन करना चाहूँ तो ये राइट अलाइन हो गया। फ़िलहाल इसे मैं लेफ़्ट अलाइन ही करता हूँ और यहाँ पे इसे मिडिल अलाइन करता हूँ, ताकि वो बीच में रहे। पूरे रो को मैं एक साथ सेलेक्ट करके सबको यहाँ पे मिडिल अलाइन कर देता हूँ। अच्छा, रो, अब ये ज़्यादा बड़ी रो है, ये 8 और 9 के बीच में डबल क्लिक करूँगा तो वो रो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। उसी तरीके से ये फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए है और ये डिक्रीज़ करने के लिए है। वही सारे वर्ड के जो मेन्यू हैं वो सारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, और शॉर्टकट की भी जो वर्ड की हैं वो एक्सेल में भी यूज़ होती हैं जनरली सारी। अब ये यहाँ पे आप टेक्स्ट को देख के ही देख सकते हैं इसका ओरिएंटेशन कैसे है। अगर मुझे इस कैटेगरी का ओरिएंटेशन थोड़ा सा टेढ़ा करना था तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, और ये देखिए आप, ये ओरिएंटेशन इसका चेंज हो गया है। जिस तरीके से यहाँ पे शो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ डायगोनली ये बन गया है। अभी मैं इसे वापस वैसे ही कर देता हूँ। ये जो टेक्स्ट है, अगर ये टेक्स्ट मुझे कॉलम नहीं बढ़ाना है और मैं चाहता हूँ पूरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखे भी, तो मैं इससे टेक्स्ट रैप को यूज़ कर लेता हूँ। इस पर एक बार क्लिक करते ही वो जो भी एक्स्ट्रा जा रहा है उस वर्ड को पूरी नीचे वाली लाइन के अंदर शिफ्ट कर देगा। कॉलम एक ही रहेगा, सेल एक ही रहेगा, और उससे पूरा शो कर देगा। रैप टेक्स्ट इसलिए होता है। ये मर्ज सेंटर जो यूज़ है, वो मर्ज सेंटर के लिए अगर मुझे किसी 2 या 2 से ज़्यादा अधिक कॉलम को मर्ज करना है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी जैसे इसमें 2 टेक्स्ट लिखे हुए थे, सीरियल नंबर और नेम, अगर इसे मर्ज करूँगा मैं तो खाली सीरियल नंबर लिखा रह जाएगा और नेम यहाँ से उड़ जाएगा, और ये दोनों सेल मर्ज होके एक सेल बन जाएंगे। ये चला गया है। अभी आप ऊपर देखो, सिर्फ खाली सीरियल नंबर लिखा हुआ है और ये 2 कॉलम नहीं रह गए, अब ये मर्ज होके एक कॉलम हो गए। इसे दोबारा से क्लिक कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने नेम पहले लिखा हुआ था, मैं दोबारा भी यहाँ पे नेम टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग के लिए है। फॉर्मेटिंग में आप यहाँ पे डिक्रीज डेसिमल
यहाँ पे इंक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। ये सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट टेबल जो है इसको एडवांस एक्सेल में हम सिखा सकते हैं बाद में। फ़िलहाल आपको मैक्सिमम यूज़ आएगा, ज़्यादा फॉर्मेट टेबल यूज़ आएगा। ये पहले डिफाइंड टेबल यहाँ पे दिए हुए हैं, आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करके आप इसको कोई भी टेबल को ऑटो फॉर्मेट में ले सकते हो, वो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। एक्सेल बेसिक्स में सिर्फ इतना ही है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सेल को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, उसमें हम फॉर्मूलेज और आगे जो इसमें वर्किंग है, कैलकुलेशंस है, उनको यूज़ करके देखेंगे। थैंक यू।